नमस्कार मित्रों। आज हम लोग वुमेन राइट्स, लाइबिलिटी एंड रेमेडीज़ विषय पर अपनी पूरी चर्चा करेंगे। आज के समय में महिलाओं का जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से जो भी स्थान हम लोग देख रहे हैं, उस स्थान के पृष्ठभूमि में जाने के लिए हमें भारतीय समाज के ऐतिहासिक विकास को देखना होगा और उसमें महिलाओं की स्थिति जो प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में या आधुनिक भारत में रही है, उसकी उसके उसके पृष्ठभूमि में जाने के लिहाज से हमें ऐतिहासिक रूप से इस पर अपनी चर्चा को करना होगा। आज के विषय में पार्ट फर्स्ट में हम लोग ज्ञात भारतीय सभ्यता, प्राचीन भारत की जो भी ज्ञात हमारे पास जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, उसके आधार पर जो उपलब्ध साक्ष्य हैं, उपलब्ध हमारे जो भी मूलभूत हमारे जो किताबें उस दौरान जो लिखी गई, उन किताबों के, उन पुस्तकों और उन लेखकों के आधार पर हम लोग आज महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। आज मुख्य रूप से हम लोग प्राचीन भारत के ऐतिहासिक संदर्भों का ध्यान रखते हुए महिलाओं की स्थितियों पर बात करेंगे। हड़प्पा संस्कृति में समाज पूर्णतया मातृसत्तात्मक था और उस समय में महिलाएं शासन सत्ता और अपने कुनबे की स्वामिनी हुआ करती थी और तमाम पारिवारिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों में उनका एकाधिकार हुआ करता था। जबकि ऋग वैदिक काल से पूर्व महिलाएं युद्ध में भाग लेने की अधिकारी मानी जाती थी, जिम्नास्टिक किया करती थी, घुड़सवारी किया करती थी, यहाँ तक कि वह जो है शिक्षिका के रूप में नियुक्त होती थी और तमाम सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में उनको भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता और आज़ादी हुआ करती थी। वैदिक काल में महिलाएं केवल पत्नी या हाउसवाइफ के रूप में उनको दर्जा नहीं मिला था, बल्कि वह उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मानव सभ्यता के विकास में उनके सहयोग को पूर्ण रूपेण स्वीकार किया जाता था। वैदिक काल में खास तौर से महिला शिक्षिकाओं को उपाध्याय नामक उपाधि से नवाजा जाता था। कुल मिलाकर के महिला शिक्षिका उपाध्याय कही जाती थी। वैदिक काल में पारिवारिक दृष्टि से पत्नी को अर्धांगिनी व सहधर्मिणी तो कहा ही जाता था, साथ ही साथ वह अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार रखती थी, जिसे स्वयंवर कहा जाता था। वैदिक काल में बाल विवाह चाइल्ड मैरिज जैसी कुप्रथा पूर्णतया वर्जित थी तथा तलाक जैसी किसी भी प्रकार की व्यवस्था का अवशेष अथवा उसको लेकर कोई स्पेस वैदिक काल में नहीं होता था। महिलाओं को आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधि में सम्मिलित तथा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने की पूरी आज़ादी थी वैदिक काल में, किंतु एक पुत्र की तरह से पुत्रियों को पार्सनरी का राइट नहीं था। वो अपने पिता की संपत्ति को इनहेरिट करने की अधिकारिणी नहीं होती थी। महिलाएं ऋग्वैदिक काल में पब्लिक असेंबलीज़ में डिबेटर्स की तरह पार्टिसिपेट करती थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि ऋग्वैदिक काल में वैश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन पर कोई पाबंदी नहीं थी। इसे अनडिग्निफाइड या सेमफुल नहीं माना जाता था, जबकि इन्हें एक क्लासी वुमेन की तरह देखा जाता था। कुल मिलाकर के वैदिक काल लैंगिक समानता के लिए जाना जाता था। इसमें महिलाओं को और पुरुषों को समान रूप से अधिकार प्राप्त थे। इसके उपरांत अगर हम मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों के आगमन या उनके लागू होने के बाद जो महिलाओं की जो स्थिति हुई, वह एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है महिलाओं की स्थिति को लेकर के, उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक और पारिवारिक स्थितियों पर एक बहुत ही बड़ा प्रतिबंध बन करके आती है। मनुस्मृति के लागू होने के बाद महिलाओं को सबसे पहले शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसके साथ ही महिलाओं को केवल और केवल संतान उत्पत्ति करने का साधन समझा जाने लगा, उन्हें गुलामों की तरह देखा जाने लगा और बाल विवाह
को मान्यता मिली इस काल में आकर के। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो लैंगिक समानता की जो बात इसके पहले हुआ करती थी, उसके स्थान पर पति को भगवान का दर्जा दिया जाने लगा। महिलाओं को सेल्फ सेक्रीफाइस और जो सोशल रिचुअल्स थे उनके पालन अनुपालन करने की जिम्मेदारी दे दी गई। उसके साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक और अशुद्ध माना जाने लगा। मनुस्मृति लागू होने के पूर्व के काल में पत्नियों को अपने पति की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने की पूरा अधिकार, पूरी आज़ादी हुआ करती थी। लेकिन इस काल में, मनुस्मृति के काल में, धर्मशास्त्रों के काल में यह अधिकार उनसे छीन लिए गए। इस काल में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्वतंत्रता छीन ली गई और उनके इंडिपेंडेंसी को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। या इन शॉर्ट अगर हम इस बात को कहें तो महिलाओं को विवाह से पूर्व अपने पिता के ऊपर निर्भर होना पड़ता था और विवाह के बाद अपने पति यानी अपने स्वामी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। और पति की मृत्यु के बाद या तो वह सती हो जाती थी और या फिर उन्हें अपने पुत्रों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस काल में मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों के लागू होने के बाद सती कुप्रथा ने पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में अपना वह फैल चुका था। अंततः इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में अगर मैं इस बात को कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इस काल में पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना हो चुकी थी और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, पारिवारिक रूप से पुरुषों का पूर्णतया वर्चस्व हो चुका था और महिलाएं केवल और केवल भोग और विलास की वस्तु बनकर रह गई थी। पार्ट फर्स्ट में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।